बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो सेशन है हमारा पहली क्लास है। जिन लोगों को इल्मुल फ़राइज़ पढ़ना है या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस या तक़सीम मीरास पढ़ना है, उसके लिए ये चैप्टर बेहद ज़रूरी है कि उनको मैथमेटिक्स के उस पार्ट की नॉलेज हो जिसको फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो इंग्लिश के टर्म तो कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उसको उर्दू में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मैं दोनों ही अल्फाज यूज़ करने के लिए उसकी चिंता ना करें। देखिए, कुरान करीम के अंदर जो हिस्से सूरा निसा की आयत नंबर 11, सूरा निसा यानी 4:11, यानी सूरा नंबर 11 आयत नंबर, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 11, और सूरा नंबर 4 आयत नंबर 12, और सूरा नंबर 4 आयत नंबर 176। इन तीन ही आयत करीमा के अंदर मिराज का सारा डिस्कशन है। दो तरह के हिस्से अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए फरीदतम मिन अल्लाह के अंडर में। दो तरह के जो हिस्से फिक्स किए हैं वो हैं, जैसे कि ये 1/2 हिस्सा, ये फिक्स्ड है, इसका जिक्र है आयत नंबर 11 के अंदर कि जब एक ही बेटी हो तो उसका हिस्सा कितना है, फ़इन कानत वाहिदतन फलान निस्फ, आधा है। 1/4 का डिस्कशन कौन सी आयत के अंदर है? इसका जो डिस्कशन है 1/2 का डिस्कशन किसके अंदर है? 4:11 के अंदर भी है, जब एक बेटी हो, और 4:12 के अंदर भी इसका डिस्कशन है। रिसीव कर लीजिएगा अगर फोन जरूरत है तो। तो मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि आयत नंबर 4, ये सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर डिस्कशन है कितने का? 1/2 का, जब एक ही बेटी हो, और जब बीवी मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तो शौहर का हिस्सा कितना है? आधा है। वाला कुम निस्फो मातरा का से जो शुरू होती है। 1/4 का डिस्कशन कहाँ पर है? 1/4 का, ये आयत नंबर 12 के अंदर ही है। ये बीवी के लिए भी है एक टाइम, जैसे आपके पास शौहर का इंतकाल होता है और औलाद नहीं है तो बीवी का कितना होता है? रुबा होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर बीवी का इंतकाल हो और जो शौहर है आपके पास, उसका हिस्सा 1/4 होगा अगर औलाद मौजूद हो। तो 1/4 का डिस्कशन 12 के अंदर हो गया। वालेकुम सलाम, आ जाइए। 8 लोग आ सकते हैं क्लास में, 2 चेयर और लग सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे आराम से आराम से, अभी पहला दिन है इसलिए वो एडजस्टमेंट का ऊंचे नीचे बना हुआ है। 1/8 का डिस्कशन कहाँ पर है कुरान करीम के अंदर? 1/8 का डिस्कशन सूरा निसा की आयत नंबर 12 के अंदर ही है कि जब शौहर का इंतकाल हो जाए और बीवी का हिस्सा 1/8 होगा जब औलाद मौजूद हो। औलाद की मौजूदगी बीवी का हिस्सा 1/8। तो जितनी ये चीज़ें यहाँ लिखी जा रही हैं, 1/2 का डिस्कशन कुरान करीम में है, 1/4 का डिस्कशन कुरान करीम में, 1/8 का डिस्कशन कुरान करीम में। तो सिराजी से पहले जब हम ये रियाजी पढ़ाएंगे, किताब का नाम है जो मेरी आएगी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर, तो उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को हमने जोड़ना और घटाना सीखना है, ताकि जब हम सिराजी पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आए, सारी चीज़ तो पुरानी है। इसी तरीके से 2/3 का डिस्कशन कुरान करीम में कौन सी आयत के अंदर है? 4:11 के अंदर। कहाँ पर? युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हाज़िल उन्सायैन के अंदर, फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैन फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। तो 2/3 वहां पर आ गया, यानी ये भी वहीं से लिया गया। 1/3 का डिस्कशन कहाँ पर है? 1/3 का डिस्कशन आयत नंबर 11 के अंदर है कि जब मरने वाले के वालिदैन ही मौजूद हों और औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/3। बट अगर
औलाद है तो माँ का हिस्सा 1/6, वाले अबावैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदुस। तो ये 4, 1/3, 4/11 के अंदर है। और 1/6 का डिस्कशन जो है ये भी सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसी तरीके से आयत नंबर 12 के अंदर भी इसका डिस्कशन है 1/6 का, और 1/3 का डिस्कशन आयत नंबर 12 के अंदर भी है। फ़इन काना रजुली यूरसु, आगे क्या है? कलालतिन, आगे आगे क्या है? हाँ आगे पढ़े। हाँ, इखवातुन के अंदर जमा हो गया। तो वही जो इखवातुन का वर्ड है वो किसके लिए? माँ शरीक बहन भाई के लिए। मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड इसी पे एग्री हैं कि वहाँ पे बाय नेम तो माँ शरीक भाई का डिस्कशन नहीं है, बस वो माँ शरीक भाई बहन के लिए है। इखवातुन में दोनों जमा हो गए। तो अगर वो आपके पास भाई बहन अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो 1/3 में बराबर के हिस्सेदार होंगे। बट अगर एक ही अखियाफी भाई है या एक ही अखियाफी बहन है तो हर एक का क्या होगा इंडिविजुअली? 1/6, 1/6। तो ये सारे हिस्से कुरान करीम के अंदर ही हैं। कुरान शरीफ में केवल इतना का ही डिस्कशन है, इसके अलावा डिस्कशन है ही नहीं। या पहली आयत करीमा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन के अंदर बता दिया गया 2:1 का रेशियो, कि दो हिस्से किसके हैं? मर्द के, जो कि मेल होगा, और एक हिस्सा किसका है? फीमेल का। अब ये बेटा बेटी की शक्ल भी हो सकती है, सिराजी सबने पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। पोता पोती की शक्ल भी हो सकती है। अगर औलाद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती, तो ये चीज ट्रांसफर हो जाती है आयत नंबर 176 में, यस्तफ्तूना का कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला के अंदर, कि एक ही बहन है किसी की, मरने वाले की, तो उसका हिस्सा कितना है? आधा। तो इसका मतलब ये वाला डिस्कशन जो है 1/2 का, ये 4 176 के अंदर भी है, 476 आयत सूरह निसा की आयत आखिरी आयत के अंदर भी है, कि बेटी उसका सही बहन का कितना हिस्सा है? आधा है। और अगर सगी बहन ना हो, सगा भाई ना हो, तो स्कॉलर सेज कि जो सौतेली बहन है उसका हिस्सा भी कितना होगा? 1/2 ही होगा। अच्छा, अब अगर दोनों के केस के अंदर, अगर कलाला के केस में ना वालिदैन मौजूद हो, ऊपर बाप दादा परदादा, ना नीचे वो मौजूद है, क्या नाम है, बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, तो उस केस में अगर मरने वाले का कोई भाई है तो भाई पूरे माल का मालिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:1 का जो डिस्कशन है वो पोता पोती के साथ भी है, और वो आयत नंबर 176 के अंदर भी है, लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन का कॉन्सेप्ट, कि 2:1 का वहां पर ही मिलेगा। तो 2:1 जो कुरान करीम में है वो कई जगह पर हो रहा है। कहाँ पे? पोता पोती, बेटा बेटी, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। तो ये मैंने वर्बली डिस्कशन कर लिया कि हम जो पढ़ेंगे इसमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जिन लोगों को मैथ नहीं आता, मैथ में जो सिंबल्स हैं वो सिंबल जो यूज़ होंगे हमारे मिरास के अंदर, उसको हम पहले से इसलिए याद करना चाह रहे हैं कि उसमें प्लस का भी सिंबल यूज़ होगा। तो ये जोड़ हो गया सिंपल सा। माइनस को क्या बोलते हैं? घटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुणा हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? तकसीम। ये ज़र्ब हो गया, तकसीम हो, इतना ही करना है। अच्छा, ये क्या है? परसेंटेज है। ये इक्वल टू है। ये ज़्यादा का निशान हो गया, कम का निशान हो गया। बस इससे इंट्रोडक्शन हमारा होना है, सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये जो किताब है, अभी चूंकि ये रजील इस्लाम नदवी साहब ने चेक कर ली है, उनकी मार्किंग सारी लगी है, सारी की सारी। ये किताब जब आ जाएगी तो आपके लिए क्या हो जाएगी? बड़ी आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें, जिनको मैथ नहीं आता, वो मैं फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जो सिराजी की किताब है या तिराजी है, उसके अंदर उन्होंने जो जोड़ा है वो ऐसे नंबरों को जोड़ा है। उन्होंने एक तो ये बोल दिया साहब 2 से लेके 20 तक की टेबल बच्चे याद कर लें मदारिस के। दूसरा ये बोल दिया कि उन लोगों ने कि भाई एक काम और कर लें, कि वो 555 को और 455 में जोड़ दें। तो भाई इससे तो कोई हल मसला होगा नहीं, ये तो हर एक को आता है। 555 को 444 में जोड़ दिया जाए तो 9 9 9 9 आ जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ा? हमने क्या सीखना है? बटे की शक्ल में। तो अब क्या करना है? इस चीज को हम सीखना चाहते हैं बटे की शक्ल में। मैं खाली स्लाइड ले लूँ यहाँ पे सिखाने के लिए आपको। बाकी तो जब हम क्लास करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे, आपकी मिरास वाली है जी, यहाँ से शुरू करेंगे कि
इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है मौत के बाद। तो पहले हमें पता हो कि भाई गिफ्ट क्या होता है या हिबा क्या होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर वसीयत और विल क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा इनहेरिटेंस और तरका। इन तीनों में अक्सर मुआशरे को नहीं पता कि डिफरेंस क्या है। जब भी हम डिस्कशन कर लेंगे तो ये डिस्कशन करेंगे, जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी मौत के बाद सबसे पहले कफन दफन होता है, फिर कर्ज, विल और इनहेरिटेंस। फिर डिस्कशन करेंगे कि भाई कुछ टर्म्स हैं कि कर्ज का अमाउंट कैसे निकाला वो का विल का अमाउंट कैसे निकाला जाए, तरके का कैसे निकाला जाए, तो विल कितनी होनी चाहिए। फिर विल का एक फार्मूला लिख दिया गया, ये इंशाल्लाह आपको आ जाएगा जब ये मैं आपको पढ़ा दूंगा तो। फिर इनहेरिटेंस का फार्मूला क्या होगा, ये होगा निकालने का। फिर यहाँ पर हमने कितने तरह के वारिसिन होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। वारिसिन में आपके पास एक जबल फरूज होते हैं, जिसको कोर्ट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्राइमरी एयर्स बोलेंगे। यानी जो पहले वर्षा हैं जिनको हक दिया जा रहा है। फिर एक दूसरे वर्षा होंगे जिसको हम आसाबाद बोल रहे हैं, कोर्ट की लैंग्वेज में उसको रेसी ड्वेरी बोलेंगे। फिर तीसरे हम बोलते हैं जविल अरहाम, दूर के रिश्तेदार, किंड्रेड बोलेंगे उसको, या यूटेराइन शेयर्स बोलेंगे। तो ये चीजें इंशाल्लाह सारी सारी बोल बोल के आ जाएंगी, ठीक है ना। बोल बोल के तो तोता भी पड़ जाता है कि नहीं है। कोई भी चीज टफ नहीं ना, दीन यूज तो दीन आसान है, तो ये भी आसान है, इसमें क्या टफ है। अब यहाँ से आपको मैं पढ़ाना शुरू करूँ। देखिए, ये जिन लोगों को आता है वो तो रहें खामोश, जिनको नहीं आता वो लोग प्लीज जो है हेल्प करें मेरी। ये कितना लिखा मैंने, 1/2, 1/2। अच्छा, अब ये जो 1/2 है, अगर मैंने यहाँ पे ये एक रोटी बनाई, अब उर्दू मेरी ठीक नहीं है, आपके साथ में ठीक हो जाएगी, ऐसे लिखा जाएगा है। चलिए, ये एक रोटी बनाई, तो ये एक रोटी जो हो गया, इसको मान लीजिए ये बराबर हो गई किसके, एक तरके के। ये एक क्या हो गया, तर और का शायद ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ वो इसला कर दीजिएगा, जो वो मेरी उर्दू पढ़ लेता हूँ ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये जो एक रोटी है ये बराबर किसके है, एक तरके के, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का तरका हो या एक रोटी हो। अब इसको अगर मैं ऐसा करूं कि मुझे इस रोटी को दो टुकड़ों में करना हो, निस्फ और निस्फ, तो मैं क्या करूंगा कि बीच में से ये मैंने कर दिया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये आधा इधर हो गया, निस्फ ही हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये भी निस्फ हो गया। इसमें कोई दिक्कत है। तो अगर दो रोटी के टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो कितनी रोटी बन जाएंगी, एक। इसको हमने सीखना है, तो क्या करना है, एक रोटी का टुकड़ा तो ये हो गया, भाई एक रोटी का टुकड़ा हो गया हमारे पास ये रेड कलर में, और दूसरी रोटी का टुकड़ा हो गया इस येलो कलर में। अब इन दोनों को जोड़ के कैसे एक रोटी बनेगी, तो आधी रोटी, जमा का निशान, फिर आधी रोटी। बात समझ में आ गई। नीचे क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये होमवर्क मैं आपको क्लास वर्क भी दूंगा करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको नोट करने के लिए बैठाया मैंने केवल। तो 1/2 आधी रोटी और 1/2 आधी रोटी, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो नीचे का नंबर कितना है, ये तहती बोलते हैं इसको। तो नीचे का नंबर कितना, 2 है। तो अगर ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी हमारे पास जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ऐसे इसी तरीके से मैंने किताब लिखी है। अगर 1/2 और 1/2 को जोड़ना है तो नीचे वाला नंबर क्या है, ये 2 है, ये भी क्या है, 2 है। अगर ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो नीचे क्या उतार देंगे हम, 2 उतार देंगे। नीचे के अगर दोनों नंबर सेम है, सिंपल सा रूल याद करें, कहीं टफ में नहीं जाना है। 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो नीचे लाइन के नीचे क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, वो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, मोटा मोटा सा रूल याद रखिए अभी। और जब ये नीचे का आपके पास सेम है और ऊपर के नंबर भी क्या है, सेम है, तो ऊपर का नंबर, ये वाला नंबर कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पर। और ये वाला नंबर कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पर। और बीच में कौन सा निशान है, प्लस का। ऊपर का जो नंबर है वो यहाँ ले आइए, ये वाला नंबर यहाँ ले आइए। जब ये भी सेम हो, जब ये वाला भी आपके पास, ये वाला सेम था, ये वाला सेम था, इसको हम क्या ले आए, नीचे। ये बात क्लियर हो गई। और ऊपर वाला जो नंबर था उसको हम यहाँ पर ले आए और इस वाले नंबर को यहाँ पर ले आए, और बीच में जो निशान है वो निशान लगा दिया।
तो अब यहां पे लगा देंगे बराबर का निशान। एक और एक कितना हो गया? दो। और नीचे कितना है ये? तो दो से दो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो कैसे आ जाएगा? घटाएंगे तो जीरो आएगा। दो से दो काटेंगे तो कितना आएगा? एक। घट जीरो तब आता जब दो में से दो करेंगे तो जीरो आता है। जब दो को दो से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। जब कभी भी किसी नंबर को उसी नंबर से काटेंगे तो हमेशा एक आएगा। तीन को तीन से तकसीम करेंगे तो एक ही आएगा। 15,000 को 15,000 से तकसीम करेंगे तो एक ही आएगा। उसी नंबर को उसी नंबर से भाग करने पे कितना आता है? एक आता है। बात समझ में आ गई? तो अब ये रोटी ये क्या बन गया? एक हो गया। यानी दोनों रोटियों को जोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई? अब सवाल ये है आपसे कि अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये फॉर एग्जाम्पल ये 1/4, एक चौथाई हिस्से का है डिस्कशन, 1/4, 1/4 और 1/4। एक रोटी के चार टुकड़े होंगे, रुबा 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 रुबा। इन चारों को जोड़ टुकड़ों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? एक रोटी बन जाएगी। यानी ये चार टुकड़े हो गए, बराबर बराबर। तो अब इसमें अभी क्या रूल बताया मैंने आपको कि अगर ऐसा हो कि यहां पर सारे बराबर हों और ऊपर भी एक जैसे हो तो क्या करें? नीचे क्या खींचेंगे? एक लाइन। अब इसके नीचे क्या लिखूं मौलाना? अच्छा, अब क्या लिखूं यहाँ पे? ऊपर एक एक है तो एक जमा एक जमा एक जमा एक बराबर कितने हो गया? एक एक एक, एक कितना हो गया? चार। 4/4 से चार तकसीम हो कितना आ जाएगा? एक। ये बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में? चलूं आगे? चाहे नोट आप वीडियो से कर लें, समझ लें यहाँ पे लेकिन कॉपी के ऊपर होमवर्क पूरा हो जब अगले हफ्ते आएंगे तो। कि जब भी मस्जिद में मिलूं तो कॉपी दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? फजर के बाद मैं घूमता ही हूँ 1-1.5 घंटा, 8 से 9 तक, वहां पकड़ लें मेरे को। ये बात क्लियर हो गई? 1/1, आधा और आधा जोड़ दिया जाए तो पूरा तर्का बन जाता है। आधा तर्के को और आधे तर्के को जोड़ दिया जाए तो पूरा तर्का बन जाता है। अब जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग सब ने पढ़ रखा है, सूरह निसाई पढ़ रखी है और माशाल्लाह आलिम भी है। अगर मरने वाले की जो एक ही बेटी हो, कितना हो गया उसका हिस्सा? आधा। मरने वाले ने अपने पीछे केवल अपनी बेटी को छोड़ा और अपने शौहर को छोड़ा, शौहर का हिस्सा कितना होगा? औलाद की मौजूदगी में एक चौथाई होगा, रुबा होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मरने वाले ने अपने पीछे अपनी आ, एक अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा, यानी हस्बैंड को मान लो, एच एबीसीडी तो इतनी तो आती है, एच का मतलब हस्बैंड, हम शॉर्टकट में बात करेंगे ताकि आसान हो, लिखा ली जाए। और दूसरा उसने अपने किसको छोड़ा? एक बेटे को छोड़ा, सन को। एस का मतलब सन, एच का मतलब शौहर, हस्बैंड। ठीक। तो मरने वाले ने जब अपने हस्बैंड को छोड़ा और औलाद थी, ये औलाद है, तो इसका कितना हिस्सा होगा? 1/4। तो अब बचा हुआ हिस्सा कौन लेकर जाएगा? ये सन लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस वाला काम होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक रोटी थी, इस रोटी के अगर हम ये चार टुकड़े कर दें तो इस चार टुकड़ों में से शौहर को कितना हिस्सा मिल रहा है? ये वाला। शौहर को क्या मिल रहा है? ये टुकड़ा, यानी 1/4 मिल रहा है। अब ये आपने पढ़ा होगा कि जो शौहर है ये क्या होता है? जबिल फरूज। शौहर किसमें? जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं कुरान करीम में वो जबल फरूज हैं बस। जिनके फिक्स नहीं है वो असाबात हैं। ठीक है? तो शौहर का हिस्सा 1/4 औलाद की मौजूदगी में। और आपने ये पढ़ा होगा कि एक होता है असबात। असबात की 3 कैटेगरी होती हैं। असबा बीनफ्से ही, जिसमें सारे क्या आएंगे? मर्द आएंगे, बेटा पोता परपोता, बाप दादा परदादा, भाई भाई की औलाद, चचा चचा की औलाद। ये सारा उस किताब में जो मैंने आपको दी है, वो आपके पास शायद किताब ना हो, आप एक बार खोल
फॉलो भी करते हुए चलिए, क्योंकि आपको दोनों को एक साथ लेके चलेंगे एग्जाम्पल से तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, वल्ला टफ नहीं है, हमने टफ बना दिया है। इससे आसान तो चीज है ही नहीं कोई, क्योंकि इसमें मसलक है ही नहीं। तो उर्दू में आप उसको खोल लीजिए, इस वाले पेज को। लाइट चमक रहा होगा इतना तो, रोशनी। मैं जो है क्लास जो लूंगा आपकी 12-10 तक लूंगा केवल, क्योंकि मुझे फिर बच्चों को लेने जाना है। सबके पास हो गई उर्दू वाला, पीछे वाला देखिए। अब वहां पे सबसे बॉटम पे मैं भी किताब ले लूं ताकि बता सकूं कौन से पेज के ऊपर है। उर्दू के पहले पेज पे बॉटम पे अगर आप जाएंगे, पेज नंबर 1 पे, तो वहां पे असबा की कैटेगरी लिखी हुई। तो असबा में पहली कैटेगरी आती है बेटा पोता परपोता, दूसरी बाप दादा परदादा, तीसरी भाई भाई की औलादें, फिर चचा चचा की औलादें। तो यहाँ पर हम अगर उनको भी लिखते रहेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। ये कौन हो गया, ये फादर कौन, ये शौहर कौन है, जबिल फरूज। और ये किस में आता है, असबा बी नफसी के अंदर, असबा बी नफसी के अंदर पहली कैटेगरी में आता है बेटा पोता, पहले दर्जे का असबा है। तो शरीयत का ऑर्डर ये है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जेड एफ का मतलब क्या हो गया, जबिल फरूज। ये कुछ चीजें याद हो जाएंगी, ऐसे नहीं कि याद नहीं होंगी। अगर इसको लोड लेके चलेंगे, अगर मेरे जैसा जाहिल इंसान पढ़ सकता है दूसरे ब्रांच का आगे, तो आप लोगों को तो सब वैसे ही जानते हो, ठीक है ना। जेड एफ का मतलब जबिल फरूज, और ए का मतलब असबा, और जेड ए का मतलब जबिल अरहम। आप वीडियो सुन सुन के अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे और कोई टफ नहीं है। अगर जितनी बार नहीं आया उतनी बार पूछो, क्योंकि मुझे पढ़ाना है मरने के बाद की जिंदगी के लिए, ठीक है ना। मुझे इसमें कोई पैसा नहीं कमाना, ठीक है ना। दुआएं करें कि अल्लाह सीधे रास्ते पर रखे मुझे भी आपको भी, और ये प्रोपोगेट हो ये सारा प्रोग्राम। जेड एफ का मतलब जबल फरूज। तो शौहर कौन है, जबल फरूज। और जो सन है वो किसके अंदर आ रहा है, असबात के अंदर। असबा बी नफसी, यानी असबा बी नफसी। शॉर्टकट याद रखो, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो बाकी जो मदारिस से लोग फारिग नहीं है वो क्यों भागते हैं, क्योंकि आप लोग जब उनको सुनाते हो असबा भी गैरी, असबा माँ गैरी, असबा भी नफसे जबुल फरूज, वो कहते हैं भाई क्या मुसीबत हो गई, समझ में नहीं आ रही। तो सारे लोगों को सिंपल टर्मिनोलॉजी में लेके जाओ। हाँ, हमारे पास कुछ उलमा ऐसे होने चाहिए ताकि पता रहे रिकॉर्ड्स की आ कहाँ से रहा है, निकल कहाँ से रहा है, ठीक है ना। बट आम पब्लिक को आप उसी लैंग्वेज में समझाओ कि भाई जिसको पहले दर्जे में बोलते हैं उसको ये बोलते हैं, दूसरे दर्जे वाले ये होते हैं, तीसरी कैटेगरी वाले ये होते हैं, उनको समझ में आ जाएगी, बात तो खत्म हो गई। तो अब देखो 1/4 तो आपने इन लोगों को दे दिया, किसको, शौहर को दे दिया। अब इसके 1/4 देने के बाद ये जो पूरी रोटी थी, ये रोटी कितनी बच गई, 3 हिस्से बच गई। यानी 1/4 देने के बाद कितना बच गया, 3/4। तो 3/4 जो बच गया वो किसका हिस्सा है, वो सन का हिस्सा है। यानी ये वाला हिस्सा सन को जाएगा, ये वाला हिस्सा सन को जाएगा, और ये वाला सन को जाएगा। तो ये अलग से 1/4 है, ये अलग से 1/4 है, और ये अलग से क्या है, 1/4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वाइफ का इंतकाल हुआ और बचा कौन, केवल शौहर और एक बेटा, तो 1/4 कौन ले जाएगा, शौहर, और 3/4 कौन ले जाएगा, बेटा। अब ये 3/4 को उसको मैथ में कैसे सीखें हम, फ्रैक्शन में हमें ये काम करना है। तो पूरी जो आपके पास रोटी थी एक, उसमें से, यानी जो एक रोटी थी, यानी ये वाली, इसमें से कितना शौहर को दे दिया आपने, यानी पूरा जो तड़का है उस पूरे तड़के में से आपने माइनस कर दिया, घटा दिया, किसको, 1/4 को। किसके 1/4 को, जो शौहर का ये वाला हिस्सा है। भाई एक रोटी में से 1/4 ये खा गया, तो कमी कर दी ना, नफी हो गई ना, माइनस कर दिया। तो अगर ऐसे सवाल होते हैं कि पूरे तरके में जबिल फरूज को देने के बाद जब भी असबात का निकालोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर का मतलब क्या होता है, बचा हुआ माल। आर का मतलब क्या होता है, बचा हुआ माल। तो ये लिखा जाएगा बा, बचा, और हुआ, और ये माल। आर का मतलब बचा हुआ माल, अंग्रेजी में रेसिड्यू, रिमाइंडर। तो
जब कभी भी सवालात में दो लोग होंगे, जबिल फरूज और असबात, तो सबसे पहले शरीयत कहती है उनके हिस्से दे दो। सही बुखारी की हदीस है कि जो जिनके हिस्से मुतय्यन है और जो बच जाए वो उसके करीबी मर्द रिश्तेदारों का है। तवातुर से आई हदीस सारी हदीस की किताबों में। तो हमेशा जबिल फरूज को देने के बाद हम क्या करेंगे कि बाकी असबात को देंगे। तो ये जो 1/4 एक इसका हिस्सा है जबिल फरूज का। तो जबिल फरूज के कुल हिस्सों में केवल क्या है, अभी एक ही बंदा है। तो जबिल फरूज के पूरे हिस्से को किस में से घटा दिया, पूरे तरके में से। तो ये जो यहां पर जो वन लिखा हुआ है ये क्या है, पूरा तरका। ये वन क्या है, ये है पूरा तरका। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पूरा और तरका। पूरा तरका है एक, एक में से ये जो आपने माइनस किया है अभी, ये माइनस जो किया है ये किसका हिस्सा है, ये शोहर का हिस्सा है, यानी ये ZF का हिस्सा है जबिल फरूज का। तो अब हमें कैसे सॉल्व करना है, एक में से माइनस करना है किसको, 1/4 को। तो हमने क्या बताया नीचे, एक खत खींच लो, क्या खींच लो, एक लाइन खींच लो। यहां पर जो 4 है ये कहां पर आ जाएगा, प्लस वाले का कॉन्सेप्ट तो ये था कि सब में नीचे 1/4 1/4 1/4 था, या 1/2 1/2 था। अब ये आ गया दूसरी किस्म का घटाने वाला सवाल, वो जोड़ का सवाल था कि 1/2 1/2 कैसे जोड़े, 1/4 1/4 कैसे जोड़े। असबात को जब देंगे तो हमेशा फार्मूला यही लगेगा, बचा हुआ माल यानी पूरे तरके में से माइनस कर दो जबिल फरूज के हिस्सों को। तो यहां जो भी वैल्यू होगी उसको कहां ले आएंगे, नीचे। अच्छा, यहां पर भी क्या आएगा, यही वाला नंबर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और ऊपर जो ये था एक, ये एक यहां पर आ जाएगा। अब अगर 4 में से एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से एक को घटाएंगे कितना बचेगा, बोलो मौलाना, बोलना जरूरी है। एक शेर है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में रहना है तो क्या करना है कुछ। तो जब तक शोर मचाओगे नहीं, काम नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अब यही चीज अगर मैं कहूं कि किसी शख्स की क्या शोहर मरा, यही सवाल अगर हम सेम लें, किसी शख्स का क्या मरा, शोहर मरा। अब इसको छोटे से हिस्से में हम कर लेते। तो मरने वाले ने अपने पीछे अपनी बीगम को छोड़ा, और अपने किसको छोड़ा, एक बेटे को छोड़ा, सन को। तो सूरा निसा की आयत नंबर 12 के अंदर है कि जब आप मरो और आपकी औलाद हो तो आपकी बीवी का हिस्सा फिक्स्ड है, कितना, 8वां। वेरी गुड। तो ये क्या है, जबल फरूज, ZF, इसका हिस्सा कितना है, 1/8। और जो सन के अभी क्या बताया, असबा, और असबा के अंदर असबा भी नफसी के अंदर पहली कैटेगरी के अंदर, ठीक, दूसरी में बाप दादा परदादा, तीसरी में भाई भाई की औलाद, चौथे में चचा चचा की औलाद। तो अब यहां पर जब हम करेंगे और जब हम आर निकालेंगे यानी बचा हुआ माल, आर का मतलब बचा हुआ माल, तो बचा हुआ माल जब निकालेंगे तो पूरे तरके में से माइनस कर देंगे बीवी के हिस्से को। पूरे तरके में से माइनस कर देंगे किसको, 1/8 को। शौहर का था तो 1/6 को कर दिया, 1/4 को कर दिया, यहां कितना कर दिया, 1/8। औलाद दोनों कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं। तो अब मैं हेल्प नहीं करूंगा आपकी, ये जो लेफ्ट में जो लिखा हुआ है इसको देख के आप मुझे बताओ, जिनको मैथ नहीं आता, कि अब मैं नीचे क्या करूं, यहां पे क्या करूं, एक लाइन खींच दूं। अब इसके नीचे क्या लिखूं ये बताइए, क्लियर है सबको, यहां क्या लिखूं भाई, ये लाइन यहां पर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है, 8 माइनस, अब यहां क्या लिखूं, एक, कितना हो गया, ऊपर में से घटा दो, 8 में से एक, 7/8। तो कौन कहता है कि टफ है मीरास, एक बंदा मरा, उसने अपनी बीवी को छोड़ा, तो बेटे को कितना जाएगा, 7/8, यानी 7 हिस्से। एक हिस्सा किसको, बीवी को, और आपके पास 7 हिस्से इसको। तो ये जो 7/8 आया वो ऐसे फ्रैक्शनल में करके आएगा, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके जब हम करेंगे। तो किसी के यहाँ पे एक ही पीढ़ी की डेथ हुई है फिर तो आसान है, आप चुटकियों में सवाल कर लेते हो।
लेकिन 10 लोग मर गए पीढ़ी के 100 साल के अंदर। अब करते रहो आप, जब तक ये आएगा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने दो पार्ट लिए कि पहले जोड़ें कैसे और घटाएं कैसे। इसमें कोई किसी को दिक्कत समझने में? कोई ऐसी चीज हो रहा हो जी समझ में नहीं आ रहा हो। इल्म के अंदर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और इल्म की एज माँ की कोख से लेके कब्र की कहाँ तक है? आगोश तक है। आबादी से पढ़ के आए सारी की सारी, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। इसमें कोई किसी को दिक्कत? अब अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, यहां से मैं इसको हटा दूं, मैंने सामने से भी हटा दिया आपके, कि कोई लेडी का इंतकाल हुआ और उसके कोई औलाद नहीं है, उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा केवल। और एफ का मतलब अपने बाप को छोड़ा, फादर को। फादर बाप हो गया, हस्बैंड यानी शौहर हो गया। तो औलाद की गैर मौजूदगी में शौहर का हिस्सा कितना है? आधा। वेरी गुड। और जब औलाद हो तो वालिद साहब का 1/6 होता है। वालिद साहब की 3 कैटेगरी आती हैं, कि जब औलाद हो तो 1/6 होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। 1/6 तो मिलना ही मिलना है। लेकिन बेटी के केस में वालिद साहब असबा भी होता है, असबा भी नफसी भी होता है जी। उसी किताब में जाके देखें जिन्होंने को याद ना हो, क्योंकि जब प्रैक्टिस में नहीं है तो जाहिर सी बात है याद तो नहीं होगा। तो ये देखें, ये आपका पेज नंबर 2 पे लिखा है, बाप का या दादा का हिस्सा लिखा हुआ। वहां दे पढ़ लीजिए, जो बताया कि बेटा है तो 1/6, बेटी है तो 1/6 भी होगा और ये भी होगा। और अगर औलाद नहीं है तो वालिद क्या बन जाएगा? असबा। तो उसको क्या मिलेगा? बचा हुआ रेसिड्यू। रेसिड्यू यानी बचा हुआ माल, यानी ये आपके पास बचा हुआ, आपके पास क्या हो जाएगा? माल मिल जाएगा। तो अब यहां पर पूरे तरके में से, पूरा जो तरका था वो एक रोटी थी। उस एक रोटी में से आधी रोटी किसने खा ली? शौहर ने। तो कितनी बची? आधी। तो अब उस तरीके से ये तो हो गया समझाने के लिहाज से। अब अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जाना है तो आर की जब वैल्यू निकालेंगे, वालिद साहब को क्या मिलेगा? बचा हुआ आर। क्योंकि वालिद साहब क्या बनेंगे? असबा। ये क्या बना? जेड एफ। ये क्या बने? असबा। और असबा के अंदर असबा भी नफसी ही बने। तो आर जब निकालेंगे तो पूरे तरके में से कितना हिस्सा माइनस कर देंगे? ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कितना? 1/2। तो यहां लाइन खींच के कितना लिखे मौलाना? 2। यहां क्या लिखे? नहीं, जो चीज यहां होगी वही चीज यहां पर आएगी। मोटे मोटे रूल हैं। जो यहां पर है वो यहां पर भी आएगी और यहां पर भी आएगी। और इधर क्या आएगा? ये जो ऊपर है ये यहां पर आएगा। तो 2 में से 1 निकाला, कितना बचा? 1। और नीचे 2 हो गया, यानी आधा। यानी आधा बाप को जाएगा, आधा शौहर को। वैसे बरबली तो हो ही गया, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसे करके होगा। तो ये चीजें जब हम बड़े लेवल पे करेंगे तो जब याद नहीं होंगी तो हम फंस जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पे कि अगर मरने वाले की मां हो, मतलब मदर, मरने वाले ने अपने पीछे अपने वालिद को छोड़ा हो, यानी मरने वाले ने अपने पीछे अपनी मां को छोड़ा है, मरने वाले ने अपने पीछे अपने वालिद को छोड़ा है, मरने वाले ने अपने पीछे अपनी जो शौहर है, हस्बैंड, उसको छोड़ा है, मरने वाले ने अपने पीछे अपनी एक, लेट से यहां पे सन को छोड़ा है। इतने लोग छोड़े हैं। एक सन है, एक मां है, बाप है और हस्बैंड है। तो कुरान करीम के अकॉर्डिंग इनके जो हिस्से बनते हैं कितने कितने बनते हैं जरा बताओ? माँ का औलाद की मौजूदगी में कितना होगा?
छठा हिस्सा, वेरी गुड। बाप का देखें, वले अब वह कुल्ले वाहिद मिनहुम सुदुस, बाप का भी हिस्सा कितना, 1/6। 11वीं, शर्म की कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता है। आदमी तो इन वैसी भूलने वाली मशीन है ना। ये तो शुक्र करो, अगर ये याद रखती तो कितने लड़ाई झगड़े होते। तो अल्लाह ताला का करम है कि भूलता रहता है पुरानी बातों को, है ऑटोमेटिकली। तो माँ का हिस्सा भी 1/6 और वालिद साहब का भी 1/6। औलाद की मौजूदगी में शौहर का कितना हिस्सा, 1/4। तो ये बार बार करते रहेंगे तो आते रहेंगे। अच्छा, ये कौन सी सूरा के अंदर है इसका डिस्कशन, शौहर के बारे में? 4:12 के अंदर है। क्योंकि आज की डेट में रेफरेंस बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी हदीस करने बैठ जाए, लेकिन हदीस का नंबर देंगे तो और ऑथेंटिक हो गई ना। ठीक है ना। वालिद साहब 4:11 के अंदर, और माँ भी 4:11 के अंदर। लेकिन असबा के बारे में कुरान करीम में नहीं, वो हदीस में जाके मिलेगा। ठीक है ना। जब तक हदीस को फॉलो नहीं करेंगे काम नहीं होगा। तो अब हमें पता लग गया कि जो माँ है जिनके हिस्से मुतय्यन फिक्स्ड हैं वो जबिल फरूज है, यानी ZF। फादर भी क्या है, ZF। अगर औलाद ना होती तो असबा बन जाता। और ये हस्बैंड क्या है, ये भी क्या है, ZF। और ये बेटा क्या है, असबा बिनफ्सी ही। क्लियर है। अब कुरान करीम का शरीयत का ऑर्डर ये है कि जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं पहले उनको तकसीम किया जाएगा, और जो उनसे बचेगा वो करीबी मर्द रिश्तेदारों का होगा। सबसे करीबी बेटा, बेटा नहीं तो पोता, नहीं तो परपोता, फिर बाप दादा परदादा, फिर नीचे भाई भाई की औलाद, फिर चचा चचा की औलाद। अब अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि नीचे सेम हो सकते हैं, लेकिन अब क्या हो गई कंडीशन, यहां अलग अलग हो गई। तो अब क्या करेंगे इस केस में, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो पहले क्या निकालने, जबिल फरूज के कुल हिस्से। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, टोटल शेयर ऑफ ZF। इसको आप उर्दू में लिख लेंगे जबिल फरूज के कुल हिस्से। क्लियर है। जबिल फरूज के टोटल हिस्से, कुल हिस्से। अब इसको कैसे करें सब, अलग अलग हो गए तो जमा करके हमने लिख लिया। ये किसका हिस्सा था, माँ का हिस्सा था। ये माँ का हिस्सा था। ये किसका था, बाप का। ये किसका था, शौहर का। अब यहां पे एक लाइन खींच दीजिए। अब लाइन के नीचे क्या आएगा, ये दिक्कत हो गई क्योंकि अलग अलग हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या करें, देखिए अब इसको निकालना सीखें। एक तो ये मदारिस के लोगों को बहुत ना के बराबर आता है, और एक आगे जब देखेंगे तो इस केस में क्या करें, जब अलग अलग हो जाए तो आप यहां लिख लें। अब जैसे मान लो ये है 6, अगर ये 4 बार भी 6 होता है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बार 6, कॉमा, फिर दूसरा नंबर क्या है, 4,4। यहां पे एक लाइन खींच दें। कौन से नंबर से कट सकते हैं बताइए, 4 और 6 कौन से पहाड़े में आते हैं। कितनी बार जाएगा, 6, 3 बार। फिर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। वेरी गुड। अब क्या करें, 2 से फिर काट दें, 3 कटेगा नहीं, ऐसे ही उतर जाएगा जो नहीं कटेगा। और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। अब 3 पे चले जाइए, 1 बार, और ये एक ही रहेगा। अब जब ये एक एक आ गया तो आप रुक जाइए। अब क्या करिए कि यहाँ पे जितने हैं उनकी गुणा कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, बताइए कितना आएगा भाई। 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। और 4 की इस 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 तिया 12। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये जो नंबर 12 है ये कहां पर आएगा, यहां पर। इसको क्या बोलते हैं, नहीं इसको क्या बोलते हैं, जू, औजाफ, अकिल, अकुल या अकिल मुश्तरिक क्या बोलते हैं, एल्शियम, एल्शियम। हाँ, एल्शियम को क्या बोलते हैं, जू क्या होता है जू, आपको जो उसमें बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में जू, क्या बोलते हैं उसको, अरबी के अंदर जो आपका टर्मिनोलॉजी इस्तेलाह है। अभी के नाम सुना नहीं कभी आपने इसका, जो ये नंबर आता है, अकिल मुश्तरिक कुछ करे कहलाता है टर्मिनोलॉजी है। इसको बोलते हैं एल्शियम। जो हमने निकाला है, जो हमने ये निकाला है इसको क्या बोलते हैं, एल्शियम बोलते हैं। लीस्ट कॉमन, आपके पास मल्टीपल बोलते हैं इसको।
तो उसमें जो बोलते हैं जू औजाफ अकिल मुश्तरक कुछ बोलते हैं, आपके रियाजी की किताबों में जो बोलते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन नंबर है उसको लेकर आना है। तो एलसीएम याद रखना बड़ा आसान है कि नीचे जो लाइन के नीचे जो नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। तरीका क्या होगा निकालने का, ये तरीका होगा कि ऐसे नंबर से काटते तक कट ना जाए पूरा। अब ये आ गया 12। अब 6 से इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को क्या करो, जरब करो, कितना आएगा। 6 से 12 कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा। अब जो कटा, 2 बार कटा, उस 2 को क्या करेंगे, उस वाले से गुणा कर दो, 2 ही कम कितना हो जाएगा। दोबारा सुन लो, 12 को किससे किया, 6 से तकसीम किया, यानी इस 6 से किसको तकसीम कर रहे हैं, 12 को। कितना आ गया, 2। अब जो ये 2 आया, इस 2 को क्या करना है, गुणा करना है किससे, इस 1 से। तो 2 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2। जितनी बार कटेगा पहले काटेंगे नीचे को, फिर उसकी मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। ऐसी 6 को 12 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 हो गए। अच्छा, अब 4 से 12 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब ऊपर के नंबर जोड़ो कितने होंगे, 4 और 3 7, तो कितना हो गया, 7/12। यानी पूरी रोटी का, पूरे तरके का 7/12वां हिस्सा कौन खा गए, जबिल फरूज। किसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबिल फरूज को। यानी माँ को 1/6 अगर दे दिया, बाप को 1/6 दे दिया, शौहर को 1/4 दे दिया, तो 7/12 किसको चला गया, जबिल फरूज को। तो अब बचा कितना बेटे का, असबाबी नफसी का क्या होता है, आर। असबाबी नफसी को क्या मिलता है, बचा हुआ माल। तो अब जो बचा हुआ माल है वो क्या है, आर। आर क्या है, बचा हुआ माल। ये आपके पास बचा हुआ ये माल। और ये यहां पे ये 1 क्या है, ये है पूरा तरका। ये क्या है आपके पास, ये पूरा आपके पास तरका है, माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड, यानी जबिल फ्रूज के कुल हिस्से। तो कैसे लिखेंगे भाई ये बड़ा मसला होता है, हैं? नहीं पेचीदा कुछ नहीं हुआ, आप दोबारा समझिए। पीछे अभी जो हमने निकाले थे, जहां आपको लगे टफ हो जाए वहां रुक जाइए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबके, क्योंकि मुझे आपको सिखाने का पर्पज है, ना कि ये दिखाना है कि मेरे को आता है। मेरे को तो आता ही है, बात खत्म हो गई। ये बात समझ में आएगी नहीं पहले। देखिए ये 1/6 किसका हिस्सा है, माँ का। और 1/6 किसका है, बाप का। और 1/4 किसका है। तो जब कभी ये नीचे वाले नंबर अलग अलग हो जाएं, तो हमें ये नंबर निकालना है पहला काम। जब ये नीचे के अगर सेम थे तो 6 लिख लिया था हमने। अगर मान लो सेम होते तो फिर तो हमने 6 लिख ही लिया था, ठीक है ना। अगर मान लो मैं इसी को आपके सामने, ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है, हड़बड़ी में कोई काम ना करें, अच्छा खासा टाइमिंग है अभी। मैं इसको यहाँ से मिटा दूं कि यहाँ पे ये है ही नहीं। अगर ये होते फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, ये 1/6 1/6 ही होता, तो अभी आप क्या कहते मेरे को कि साहब ऐसा करो, नीचे एक लाइन खींच दो। नीचे क्या लिख देते, यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर क्या आ जाता, कितना आ जाता, 1 और 1 2/6। ये तो आपको सीखना आ गया। अब मसला यह है कि भाई अलग अलग हो गए तो क्या करें। तो ये जितने नंबर अलग अलग हैं, इसको हम क्या करें, अलग पन्ने पे ले गए। अगर ये 6 3 बार होता तब भी 6 एक बार लिखेंगे, 4 15 बार होता चाहे तब भी एक ही बार लिखेंगे। तो हमने क्या किया, अगले पन्ने पे जाके कि 6,4, और हमने उसको ऐसे नंबर से काटा जिससे दोनों कट जाएं। तो 2 से काटा, 2 तिया 6, एक ही बार लिखना है, सिंपल सा रूल। हाँ हाँ, और जब भी पढ़ें बिल्कुल वो डिक्शनरी वाली लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स में ना जाए। जब आपको आ जाए तो कैसी इस्तेलाह यूज करें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि बोल बिकते हैं, बात समझ में आ रही है। आप यही काम अंग्रेजी में पढ़ाओगे 4 गुना पैसा कमाओगे, और अपनी मातृभाषा में कमाओगे बोलोगे तो कुछ नहीं कमाओगे, ठीक है ना। ये उसूल है, क्या किया है, बन चुका है।
तो 2 से काटें 6 को 3 बार हो गया, और 2 से काटा यानी 2 की टेबल में 4 कटेगा, 2 दूनी 4। 2 से 6 को काटा कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 तिया 6, और 2 से 4 को काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहां तक क्लियर है? यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ, चूंकि उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अब फिर इस नंबर को अगर हम 2 से काटते हैं तो 3 तो कटेगा नहीं, तो जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार लिया। जो कट गया 2 एकम 2, एक बार। अब 3 और 1 हो गए, अब ये किससे कटेंगे? काटने में ना जो सबसे छोटा नंबर होगा पहले उससे कोशिश करनी है, तो जैसे 6 3 से भी कर सकता है। हाँ, कैसे भी काट सकते हो आप, आपकी मर्जी। आपको प्रैक्टिस जब आ जाए तो जनरली हम 2 और 3 नंबर ही लेके चलते हैं। अदरवाइज तो हम क्या करते कि जैसे ये 6 और 4 है, तो अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 3 से तो नहीं कट रहे ना दोनों। हाँ, जब नहीं, कोशिश ये करें ऐसा नंबर लें इससे दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो मजबूरी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें तो हमारा सवाल तो यही लोग हल हो जाता आराम से कि भाई 6 की गुणा 6 जो था आपके पास 4 था, इसको अगर हमने 2 से काटा तो ये 3 आ गया, और आपके पास ये 2 आ गया। तो यहां से अब इसको अगर हम करते हैं, आगे अगर ना भी काटें, अगर इतना भी लिख दें, क्योंकि अब 3 3 से ही कटेगा, 2 2 से ही कटेगा, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 2 गुणा 3 फिर गुणा 2, तो 6 2 तिया 6, और 6 दूनी कितना आता, 12, यहां से ही 12 आ जाता। लेकिन कोशिश ये करें पैटर्न बना के, जब तक नहीं आता तो हम पूरा पूरा काटने की कोशिश करें, जब तक कि 1 1 ना आ जाए, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा हमें, जिन लोगों को नहीं आता। अब जिनको आता हो तो वैसे ही कर लेंगे, भाई 24 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई टफ बात नहीं है। तो क्या करें कि जो भी नंबर हैं उनको लिख लिया जाए, ऐसे नंबर से काटा जाए, चाहे बड़े से काटो छोटे से काटो, आपकी मर्जी है। जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए काटते रहो। जब कट जाए तो हम ये देखें कि भाई यहां पर ये 2 जो है जितनी बार आया है, इनके बीच में गुणा का निशान लगा दें, कहने का मतलब ये जो आया गुणा कर। अब इसको ऐसे ना लिख के हमने ऐसे लिख दिया, भैया ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4 तिया 12। बात समझ में आ गई? अगर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि यहाँ 8 होता है या 4 होता है या 2 होता, तो जरा कटवाइए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, किससे कट जाएगा, 2 से? तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर 2 से कट जाएगा अभी, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी फिर 1 फिर 1, फिर काट दिए 2 से, 1 1 1। अब इनके बीच में गुणा का निशान लगा दिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया यहाँ पे। अब जब ये 12 यहां पर आ गया, नीचे का नंबर, तो इस वाले नंबर से इसको काटो, 12 को, यानी 12 को 6 से तकसीम करो। 12 तो 2 कैसे आया, ये ऐसे आया कि 6 को हमने 12 को 6 से काट दिया। ऐसे ही 6 दूनी 12, यानी ये जो नंबर होगा इससे, यानी इससे इसको काटेंगे, यानी जैसे हम किताबों में देखते हैं 6 से भाग किया किसको, 12 को, तो कितना आया, 2 आया। अब ऐसी जब ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, इसका मतलब ये 12 अंदर है, 4 बाहर है, 4 तिया 12, तो यहां पे क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब इन सबको जोड़ दिए, 2 + 2 4, और 3 कितना हो गया, 7, तो कितना आ गया, 7/12। कोई दिक्कत? तो 7/12 कौन ले गए, जबिल फरूज वाले, जिनके इससे मुतय्यन है कुरान करीम के अंदर। बेटा क्या है, असबा बी नफसी, इसको क्या जाएगा, बचा हुआ माल। तो अब हम आते हैं उसके ऊपर कि ये आर क्या था, बचा हुआ माल। पूरे तरके में से किसके हिस्से घटाने हैं, जबिल फरूज के। तो आपके पास, चलो मैं यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ही लिखता हूँ, आप उसको जो है, मैं इसको जल्दी लिख सकता हूँ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ का मतलब हो गया जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो एक में से माइनस कर दो, कितने हिस्से निकालें जबिल फरूज के, 7/12। तो 7/12 को मैं क्या लिख दूं, यहां पे लिख दूं 7/12, यानी जबिल फरूज के कुल हिस्से। क्लियर है?
अब आप मुझे बताओ कि मैं यहां पर क्या लिखूं नीचे। इस तरह की 4-5 शक्लें करा चुका मैं। नीचे क्या लिखूं अब? 12। यहां पे क्या लिखूं? 12। वेरी गुड। यहां पे क्या लिखूं? बस। इतना आ गया तो फिर तो सारा काम आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? अब ये चीज यहां पर आ गई, यही चीज आपके पास यहां पर आ गई, और साहब ये वाली जो चीज थी, ये वाली चीज यहां पर आ गई। कितना आंसर आ गया? 12 में 7 घटाओ। 5/12। तो 5/12 किसको चले गए? बेटे को। तो सारे सवाल तो तकसीम मेरा सब सीख रहे हो, उसमें कितना आसान है, इसमें कौन सा टफ हो गया? बस यही करना था भाई, कैसे निकलेंगे कैसे। अब ये छोटी छोटी कभी कभी ऐसा है हजारों हिस्से बनेंगे तब भी यही तरीका निकलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत बताइए साहब, दिक्कत हो रही है? जोड़ने का एक तरीका था, तो 3-4 चीज देख ली हमने, कॉमन वाले थे। अनकॉमन है तो कैसे करेंगे? माइनस कैसे करेंगे? और जब भी असबात आएगा, फार्मूला हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चाहे बेटा असबा बने तब भी यही फार्मूला, बेटी की जगह अगर पोता होता वहां पे तब भी यही फार्मूला बनता। तो जब भी असबा आएगा, ये बचे हुए माल में से टोटल शेयर ऑफ जबिल फरूज, यानी कुछ जबिल फरूज के कुल हिस्से, और इसी तरीके से ये तकसीम होगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं करने के लिए, ताकि मुझे पता रहे। मस्जिद में दिखा दें या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेज दीजिए, मेरा चेक कर लो, मेरा चेक कर लो, ठीक है ना? बिना होमवर्क के कोई काम नहीं होगा। वीडियो यही फॉलो करोगे आप लोग। क्या करने का है होमवर्क में? अगर मैंने यहां पे लिखा 1/3, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं सिराजी वाली किताब ही खोल लेता हूँ, ताकि आपको यही पता रहेगा कि भाई ये जो है इस पैटर्न पे होगा। कुछ चमक रहा है? कुछ तो चमक ही जाएगा। हाँ ठीक है। जो सवाल हैं यहाँ पे, उन सवालों को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अभी कंपोजिंग का ही कल में जाना है कंपोज कराने के लिए इसको। अब ये 1/2 और 1 जोड़ों को जोड़ें तो उसका जवाब एक आना चाहिए। मैंने करा दिया सवाल आपको। 1/2 को जोड़ें और 1/2 को जोड़ें तो जवाब कितना आना चाहिए? एक। किस तरीके से आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इंशाल्लाह जब आप करोगे, यही तरीका बताया था अभी मैंने आपको। इन्हीं की मैं वीडियोस बना दूंगा, जब ये किताब आएगी उस पर QR कोड लगा दूंगा, ताकि जो लोग यहाँ से ना कर सकें वो वहां से वीडियो से देख लें। हर एक सवाल के हाथ में QR कोड लग जाएगा। अच्छा अब सवाल ये, आप घर से होमवर्क नोट करें। ये सवाल घर के लिए जी आपका, नोट कर लें, उर्दू में लिखा हुआ फटाक से नोट कर लेंगे। तरीका बता दिया मैंने। मिसाल नंबर 2, 1/3, 1/3 और 1/3 को जोड़ें, उनका जोड़ एक आना चाहिए। तरीका बता दिया है, क्या तरीका है? अगर ये कर लेते हैं इस किताब के सारे सवाल, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि भाई ये किताब जो ठीक लिखी गई है, खुद प्रूफ हो जाएगा अपने आप में। कोई बंदा मेरे बिना बताए किताब को पढ़ के अगर ये कर ले तो समझ में आ जाएगा। तो जब आप ये पढ़ लेंगे, फिर किताब जब आएगी, जब आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। नोट कर लिया जी एक सवाल ये, जहां मैं हाईलाइट किया उतना ही नोट करना है। हो गया नोट? उसी तरीके से करेंगे जो मैंने वीडियो में तरीका बताया है, ठीक है जी, घर से करेंगे आराम से। चलूं अगले सवाल पे? हेलो? हेलो? जी। हाँ जी बोलें। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट आमिर, इंक्वायरी है, एक मिनट होल्ड करें। CCNA की इंक्वायरी है। ये उसका हल लिखा हुआ है सारा का सारा, A to Z है जी, जो आपको दिखाना नहीं चाहिए। और अब है ये दूसरा सवाल। 2/3 और 1/3 को जोड़ें। किसी ने 2/3 रोटी खाई, किसी ने 1/3 रोटी खाई, पूरी रोटी खा ली, तो उसको भी उसी तरीके से हल करें। तो ये जोड़ की मश्क हो रही है, फ्रैक्शन की।
ये अगर आपने कर लिया तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह मैं आपकी सिराजी की क्लास शुरू कर दूंगा, हाथ के हाथ में। अभी तो सिराजी शुरू नहीं की। अब इसका जो हल लिखा हुआ है, अगर हम हल को पढ़ लें थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ एक बार पढ़ लिए, जब हम 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो दोनों के, मैंने बीच में लिखा था, मौलाना साहब ने काट दिया, चूंकि अपनी उर्दू अच्छी नहीं है इतनी है, हल्के फुल्के लिख ली जाती है कि दरमियान में जोड़ की अलामत लगानी होगी। क्लियर हो गया, वाजे हो गया, 2/3 उसके बीच में। ठीक है, दोनों अज्जा है ना। हाँ, यानी जो फ्रैक्शन है, 1/3 भी फ्रैक्शन कहलाएगा और 2/3 भी कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, को जोड़ने के बाद उनके नीचे एक सतर यानी लाइन खींच दी जाएगी। फिर उस सतर के नीचे 3 लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के नीचे क्या है? 3 है। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारे सवाल में दोनों अज्जा यानी फ्रैक्शन के नीचे का नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद सतर के ऊपर 2+1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, एक में 2 है और एक में क्या है, 1 है। तो ऊपर के जो नंबर हैं वो ऐसे ही हुआ जाएंगे, यानी 2+1 लिख दिया जाएगा। क्योंकि हमारे सवाल में एक जुज के ऊपर का नंबर 2 है और दूसरे के जुज के नंबर 1 है। अगर ऐसा होता, किसी में 2 होता ऊपर और किसी में 5 होता, तो 5+2 हो जाता। भाई यहां पर अगर ऐसा होता कि ये 1/3 की जगह पे ऐसा हो जाता, अगर ये 1/3 की जगह पे ये 7/3 हो जाता, तो नीचे वाले लाइन पे तो 3 ही आ जाता, और ये 7 कहां पर आ जाता, इधर आ जाता, और ये 2 कहां पर आ जाता, 2 यहां पर आ जाता। तो ये आपके पास ऐसे आ जाता, सब करके दिखा दिया मैंने। अगर यहां 7 होता तो यहां पर क्या आता, 7, तो ये कितना हो जाता, 8/3। ठीक ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? इसमें ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि भाई नई चीज नजर आ रही है? भाई 2/3 है और ये 1/3 है, तो नीचे का नंबर अगर सेम हो तो सेम नंबर नीचे आ जाएगा। ये समझा दिया गया। और क्या समझाया गया कि ऊपर जो भी नंबर होगा उस नंबर को यहां, और ये वाला नंबर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो अगर 2 है तो 2+1 ये 3/3 हो गया। और अगर ऐसे होता कि भाई ये अगर 1/7 होता, ठीक है, या मान लो ये 1/8 होता और ये 7/8 होता, तो नीचे कितना आता, यहां पे कितना आता, यहां पे कितना आता, यहां पे कितना आता, 8। तो भी एक रोटी बन जाती। तो बात समझ में आ रही है? चलें अगला सवाल, अभी 2-3 मिनट है हमारे पास और। ये वाला सवाल जो अलग तरीके का हो, है जी। 1/2, 1/3 और 5/6 को जोड़ें। तो अलग अलग हैं तीनों के तीनों। तो अब इसका जो हल आ रहा है वो नीचे आ रहा होगा, जो आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा आंसर लिख दिया गया, जो आपको तरीका बताया गया उसके अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5/3। वहां क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? हाँ? 5 क्या लिखा हुआ है, 6 लिख गया है? अच्छा, गलत लिख गया होगा, 5/3 लिखा हुआ, ठीक है। 5/3 आना चाहिए, तो वो कैलकुलेट करेंगे आप वही तरीके से जो तरीका बताया गया। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन काफी हैं, करिए प्रैक्टिस। भाई मैं असर के बाद भी मस्जिद में होता हूँ, तो असर से मगरिब तक का टाइम 10-15 मिनट है। कॉपी अपने पास
इस कॉपी को कंटिन्यू पास में रखें, ठीक है ना। इल्म को सीखने, अब ये नहीं कि साहब एक आदमी सीख रहे, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बाप की उम्र के, उन्होंने ही मेरे से सीखा है, ठीक है ना। मैं भी सीख, हर एक बंदा एक दूसरे से सीख रहा है। प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह सीख लोगे। तो जो ये क्लास हुई है, इस क्लास को हम जो है सिराजी से पहले रियाजी इसी नाम से यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उसके लिंक्स आप लोगों को भेज देंगे। फिर जहां जहां आप भेजना चाहें इसको भेजें, ताकि लोग सीखें, जुड़ें। ठीक है जी, यहाँ हम इसको स्टॉप कर देते हैं।